पिछले वीडियो में हम यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के पॉलिटिकल साइंस के 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब इस वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा रोजगार में अवसर की समानता की गारंटी दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 16 है। संविधान का अनुच्छेद 16 है, मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है, जिसमें लोक नियोजन में यानी कि सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात कही गई है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द लॉ ऑफ पीपल्स किसने लिखी है? पुस्तक का नाम है द लॉ ऑफ पीपल्स। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है जॉन रॉल्स ने लिखी है। किसने लिखी है? जॉन रॉल्स ने। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बीजिंग में 19वीं चीनी साम्यवादी पार्टी कांग्रेस आयोजित हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 2017 में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष जन उपयोगिता सेवाओं हेतु स्थानीय लोक अदालतों की स्थापना का उपबंध करने के लिए विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 में संशोधन किया गया था? यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि स्थायी लोक अदालतों की स्थापना कब की गई थी या उपबंध कब किया गया था? वो किया गया था 2002 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों को संयुक्त राष्ट्र में उनके प्रवेश या सदस्य बनने के वर्षों के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा देश कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। तो भारत है, वो तो संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। यानी कि भारत तो 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया था। उसके बाद बना था पाकिस्तान 1947 में, 1947 में। म्यांमार बना था 1948 में, 1948। उसके बाद में इजराइल बना था 1949 में। इजराइल कब बना था? 1949 में। और श्रीलंका बना था 1955 में। यानी कि सबसे पहले कौन बना था? सबसे पहले बना था भारत, उसके बाद बना था पाकिस्तान और उसके बाद बना था म्यांमार। यानी कि इसका आंसर होगा थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन है, राम मनोहर लोहिया ने अपनी किस प्रसिद्ध कृति में इतिहास का अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर होगा व्हील ऑफ हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक चिंतकों और उनके विचारों, कृतियों या मतों को सही युग्म में मिलाइए। हम यानी कि हमें यह देखना है कि जो कौन सी रचना है या कौन सा विचार है वो विचारक के साथ मेल खाता है, यानी कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कौटिल्य ये गलत है। कौटिल्य का धर्मशास्त्र नहीं है बल्कि अर्थशास्त्र है। श्री अरविंद का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद सही है। वीर सावरकर का अंडमान से एक गूंज सही है और विवेकानंद का राजयोग की भूमिका सही है। रविंद्रनाथ टैगोर तराना-ए हिंद बिल्कुल गलत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सी और डी। बी, सी और डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द रूढ़िवाद से संबंधित नहीं है? रूढ़िवाद एक विचारधारा है जो परंपराओं को बनाए रखना चाहती है। तो अब देखते हैं कि इनमें से कौन से शब्द सही हैं। पहला है परंपरा। तो रूढ़िवाद है वो परंपरा पर बल देता है। सामाजिक कर्तव्य पर भी बल देता है। संरक्षण के क्रम में परिवर्तन सही है, यानी कि जो परिवर्तन है वो बहुत धीमे होने चाहिए, बल्कि हमें संरक्षण पर ही बल देना चाहिए। लेकिन यदि परिवर्तन की आवश्यकता हो तो धीमे धीमे परिवर्तन किए जाने चाहिए। क्रांति पर बल नहीं देता है। लिंग समानता का भी विरोधी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। ए, बी और सी, यानी कि फोर्थ वाला
सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली की विशेषताएं पहचानिए। पहला है शक्ति पृथक्करण, बिल्कुल सही है। सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली में शक्ति पृथक्करण पाया जाता है। जब आप अमेरिका का संविधान पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली पाई जाती है और उसके संविधान में शक्ति पृथक्करण एक विशेषता है। दूसरा है नियंत्रण और संतुलन, ये भी पाया जाता है, चेक एंड बैलेंस। तीसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं पाया जाता है। एक नाम मात्र का प्रमुख भी नहीं होता है। विधायिका और कार्यपालिका का सम्मिश्रण भी नहीं होता है। ये जो तीनों हैं सी, डी और ई, ये संसदीय शासन व्यवस्था में पाए जाते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था में पाए जाते हैं। और जो शक्ति पृथक्करण है और नियंत्रण तथा संतुलन है, ये दोनों अध्यक्षीय प्रणाली में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक राजनीतिक दल से अन्य दल में जाने पर संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का उपबंध करने वाला 52वां संविधान संशोधन किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 में पारित किया गया था। इसको दल बदल विरोधी कानून भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाइए। पहला है डाम्बार्टोस ओक सम्मेलन, ये हुआ था 1944 में। कब हुआ था? 1944 में। ये संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से संबंधित सम्मेलन है। दूसरा है स्वेज नहर में यूएन शांति बहाली मिशन, ये हुआ था 1956 में। तीसरा है यूएन विकास कार्यक्रम की स्थापना, ये हुई थी 1965 में। और यूएन पर्यावरण विकास कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 1972 में। अब इसका आप मिलान कर लेना और इसके ऑप्शन देख लेना, ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में विजयी होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अनिरंतर या गैर निरंतर पदावधियों के लिए जीतने वाले दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बने हैं, है ना, अलग अलग समय पर राष्ट्रपति बने हैं। लगातार 2 कार्यकाल में राष्ट्रपति नहीं हैं, बीच में एक कार्यकाल में कोई दूसरा राष्ट्रपति बना है। तो ये दूसरे अमेरिकी हैं ऐसा करने वाले। इनसे पहले कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ग्रोवर क्लीवलैंड। ग्रोवर क्लीवलैंड, जो ग्रोवर क्लीवलैंड थे वे अमेरिका के 22वें और 24वें राष्ट्रपति थे। पहले तो वे बने थे 1885 से 1889 तक। उसके बाद में दूसरे कार्यकाल में बने थे 1893 से 1897 तक। यानी कि जो बीच का एक कार्यकाल है उसमें कोई दूसरा राष्ट्रपति आया था। यानी कि ग्रोवर क्लीवलैंड लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति नहीं रहे थे, बल्कि गैर निरंतर कार्यकाल में राष्ट्रपति रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसा ही करने वाले राष्ट्रपति बन गए हैं, यानी कि दूसरे राष्ट्रपति बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2017 से 21 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं और अब 2025 से 2029 तक राष्ट्रपति रहेंगे। बीच में 4 साल जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो अनिरंतर पदावधियों के लिए अभी तक 2 अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं। पहले थे ग्रोवर क्लीवलैंड और दूसरे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन है, गैट या WTO के बारे में असत्य कथनों की पहचान कीजिए। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन बनने से पहले गैट अस्तित्व में होता था। तो पहला है 1948 से 1994 के बीच गैट ने
अधिकांश विश्व व्यापार के नियम प्रदान किए। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 1995 में तो WTO ही बन गया था और उससे पहले था गैट। तो 1948 में गैट की स्थापना हुई थी। तो 1948 से लेकर के 1994 तक गैट ने विश्व व्यापार के नियम बनाए। दूसरा है गैट एक अस्थायी समझौता था, बिल्कुल सही बात है। WTO 1 जनवरी 1995 में सर्जित किया गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो गैट है उसका उत्तराधिकारी ही WTO था। WTO का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2009 में हुआ था, ये बात बिल्कुल गलत है। प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन 1996 में सिंगापुर में हुआ था, तो ये कथन गलत है। WTO का 28वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन दिल्ली में 2024 में हुआ था। अभी तक इसके केवल 13 ही मंत्री परिषदीय सम्मेलन हुए हैं, तो 28वां तो अभी तक हुआ ही नहीं है। तो डी और ई गलत हैं, बाकी ए, बी और सी तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, ये लोक प्रशासन का क्वेश्चन है। एक तरफ विद्वानों के नाम लिखे गए हैं और दूसरी तरफ उनकी जो रचनाएं हैं वो लिखी गई हैं और हमें इनका मिलान करना है। पहला है फ्रेडरिक्स। तो फ्रेडरिक्स हैं वो एक जो पारिस्थितिकीय उपागम होता है उसके प्रतिपादक हैं, यानी कि इकोलॉजिकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके प्रतिपादक हैं। तो इसका मिलान हो जाएगा इससे, द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर जो द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट है, ये जो बुक है ये है पीटर ड्रकर की है। और जो द 18th ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्ट है, ये पुस्तक है कार्ल मार्क्स की। और जो एक पुस्तक है वो बच गई, अब इससे बच गई, तो इसका ये सही मिलान हो जाएगा। इनको आपको रटना पड़ेगा, याद कर लेना, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक सिविल डिसओबीडियंस किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा डेविड हेनरी थोरो ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जो आंसर है वो होगा कैट मिलेट। सही आंसर क्या होगा? कैट मिलेट। सेक्सुअल पॉलिटिक्स पुस्तक कैट मिलेट के द्वारा लिखी गई है। अब अगला क्वेश्चन है, ये भी लोक प्रशासन का है। एक तरफ समितियां हैं या अधिनियम हैं और दूसरे हैं उनके परिणाम या उनकी अनुशंसाएं। तो पहला है पेंडलटन अधिनियम। पेंडलटन अधिनियम यूएस राष्ट्रपति के कार्यकाल में प्रबंध की क्षमता बढ़ाने से संबंधित था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। प्रथम हूवर आयोग, जो प्रथम हूवर आयोग है, सॉरी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, जो पेंडलटन अधिनियम है वो यूएस सिविल सेवा आयोग से संबंधित है। यूएस सिविल सेवा आयोग से संबंधित है। और जो प्रथम हूवर आयोग है वो है राष्ट्रपति कार्यालय में प्रबंध की क्षमता बढ़ाने से संबंधित है। और जो हाथोर्न प्रयोग है वो है कार्य प्रवेश और उत्पादकता से संबंधित है। और जो यूएस सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी रिपोर्ट ऑन 2016 है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, ये संबंधित है अमेरिकी चुनाव में रूसी हस्तक्षेप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्वपूर्ण लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है, यह विशाल देशों के लिए लोकतंत्र का व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। देखो, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रतिनिधि लोकतंत्र, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब जनता खुद शासन करे, और प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब है जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे, फिर वो प्रतिनिधि जनता के नाम पर शासन करें। तो जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है वो विशाल देशों के लिए व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करता है। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो उन देशों के लिए ही उपयोगी हो सकता है जहाँ की जनसंख्या बहुत कम हो।
तो पहला कथन सही है। दूसरा, यह सरकार और शासित के मध्य एक रेखा स्थापित करता है, बिल्कुल सही है। जो प्रतिनिधि होते हैं और जो जनता होती है वो दोनों अलग अलग होते हैं। तीसरा है, यह सरकार और शासित के मध्य रेखा मिटा देता है, ये बात बिल्कुल गलत है, ये केवल प्रत्यक्ष लोकतंत्र में पाया जाता है। चौथा है, यह वर्गहीन समाज की वकालत करता है, ये बात भी गलत है। वर्गहीन समाज साम्यवाद में पाया जाता है, न कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में। पांचवा है, इसका सबसे प्रचलित आधुनिक रूप जनमत संग्रह का उपयोग है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। जनमत संग्रह है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में पाया जाता है, न कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में। तो इसमें केवल ए और बी दो सेंटेंस सही हैं, बाकी गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं की हत्याओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सबसे पहले किसकी हत्या हुई थी, उसके बाद में किसकी हत्या हुई थी, इस तरीके से इनको व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं। जॉन एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई थी 1963 में। 1963 में जिया उर रहमान की हत्या हुई थी 1981 में, 1981 में। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जिया उर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे, और जो ये भंडार नायके हैं ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री थी, और इनकी हत्या हुई थी 1959 में। और जो ओलोफ पाल्मे हैं ये स्वीडन के प्रधानमंत्री थे, इनकी मृत्यु हुई थी 1986 में, 1986 में। और इटजाक रोबिन हैं, इनकी जो हत्या है वो की गई थी 1995 में, ये इजराइल के प्रधानमंत्री थे। तो आप इनको फिर कालक्रम से लगा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा सी वाला, जो भंडार नायके हैं श्रीलंका के प्रधानमंत्री थी, सबसे पहले उनका निधन हुआ था, और सबसे लास्ट में जो निधन है वो हुआ था इजराइल के प्रधानमंत्री इटजाक रोबिन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सतत विकास केवल वर्तमान की ज़रूरतें पूरी करने वाला है, ये बात बिल्कुल गलत है। सतत विकास का मतलब होता है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों को बचा करके रखे। दूसरा है पितृसत्ता, महिलाओं और पुरुषों के बीच शक्ति संबंध, ये बात बिल्कुल सही है। संपूर्णवाद, संपूर्ण अपने भाग की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, ये बात भी बिल्कुल सही है। फांसीवाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन, ये बात बिल्कुल गलत है। फांसीवाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोधी होता है। गहन पारिस्थितिकी मानव केंद्रीयतावाद की अस्वीकृति, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो गहन पारिस्थितिकी है, डीप इकोलॉजी है, वो मानव को केंद्र में नहीं मानती है बल्कि पर्यावरण को केंद्र में मानती है। तो इसमें केवल बी, सी और ई ये तीन ही कथन सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विनायक दामोदर सावरकर ने तर्क दिया कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी, ये बात बिल्कुल सही है। सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है। दूसरा है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का विचार दिया, सही है। भीमराव अंबेडकर सामाजिक न्याय के अगुवा थे, सही बात है। बाल गंगाधर तिलक नरम दलीय नेता थे, ये बात तो बिल्कुल गलत है। तिलक गरम दल के नेता थे, न कि नरम दल के।
रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार अति राष्ट्रवाद का विचार सच्ची स्वतंत्रता के साथ संबंधित है। ये बात बिल्कुल गलत है। रविंद्रनाथ टैगोर अति राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं करते थे, बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर तो अति राष्ट्रवाद को एक बीमारी बताते थे। तो इसका सही आंसर होगा ए, बी और सी, ए, बी, सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण की गारंटी दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विश्व के सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाले राष्ट्रों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे जो अधिक सैन्य खर्च करता है वो करता है अमेरिका, यानी कि यूएसए। सबसे अधिक खर्च करता है यूएसए, पहले नंबर पे होगा यूएसए। उसके बाद में दूसरे नंबर पर करता है चीन। उसके बाद में करता है तीसरे नंबर पर रूस। चौथे नंबर पर करता है यूक्रेन। और सबसे जो कम है वो करता है दक्षिण कोरिया। अब आप इसको अपने हिसाब से क्रम में लगा सकते हैं। किस अधिनियम में उपबंध है कि राज्यसभा की पदावधि 6 वर्ष होगी? तो ये है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। अगला क्वेश्चन है, मद्रास के एमसी राजा किसके प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक हैं और इनका हमें मिलान करना है। एशियन ड्रामा पुस्तक है, गुन्नार मिडल की है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्न स्टोन ऑफ ए नेशन, ये है ग्रेनविल ऑस्टिन की। यदि आपको एक भी पता है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। और सबसे इसमें आसान पता करना है, 2 पुस्तकें, एशियन ड्रामा और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्न स्टोन ऑफ ए नेशन। अब जो तीसरी बुक है द स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया, ये पुस्तक है अतुल कोहली की। द इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम है, ये है नॉर्मन डी पामर की। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1909 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण समपार्श्विक समाजों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण समपार्श्विक समाजों से संबंध नहीं है? ये क्वेश्चन मुझे कुछ कन्फ्यूजन वाला लग रहा है, इसलिए इसको अगले पार्ट में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ विचारधारा है, दूसरी तरफ प्रतिपादक है। अब इनको मिलान करना है बहुलवाद। तो इधर ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय, ऑगस्ट कॉम्टे, बेंथम और मेडिसन। तो बहुलवाद है मेडिसन का, उपयोगितावाद है बेंथम का, एकात्म मानववाद है दीनदयाल उपाध्याय का और प्रत्यक्षवाद है ऑगस्ट कॉम्टे का। तो इस तरीके से हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आए थे। अब बच गए 50 क्वेश्चन, वो अगले 1 या 2 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे।